तमाम तारीफें खालिक़े कायनात के लिए, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्रोग्राम लाइव विद एडवोकेट के साथ मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक, और आज कुछ प्रोग्राम में ताखीर होगी नेट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, आपसे माजरत चाहते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज प्रोग्राम में एक लाइव कॉल भी आप शामिल करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि जो इस कॉल से ही हमारा आगाज हो जाए प्रोग्राम का, और उसके बाद आपके जितने सवाल आ रहे होते हैं आपके मुतल्लिका वकील साहब के हवाले से, वो भी हम इंशाल्लाह लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जो है कॉल, हमारे एक भाई हैं जो कि लिवोर्नो में रह रहे हैं इस वक्त, अगर वो हमें देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कॉल करें, और ताकि जो असल मामला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकें। चलते हैं आज अपने प्रोग्राम की तरफ, और साथ साथ आपके जितने सवालात जो पिछले प्रोग्राम में रह गए थे वो भी हम आज लेने की कोशिश करेंगे। तो Avvocato Maurizio Saab, benvenuto a Nostra Dritta. Benvenuti a tutti, come sempre, buonasera, grazie Malik dell'invito, come sempre. Grazie, hai dato il carissimo tempo per la nostra comunità pakistana che ti sente sempre, ti ascolta, ti segue, lo diamo sempre, massimi consigli, quelli che possiamo a volontario. Assolutamente. Allora, noi prendiamo le dritte, però prima di queste dritte volevo aggiungere una chiamata che è successo pochi giorni fa, una brutta notizia con la comunità pakistana, un ragazzo che è morto, e aspetto che mi chiamano e così lo dice nella nostra lingua cosa è successo, e poi lo chiedo a lei tutti i consigli legali, quelli che possibili, cosa devono fare a nostra comunità. Va benissimo. Allora, vedo di tanto da non lo so, vabbè, tanto quando chiama rispondiamo, però noi iniziamo con questo successo, lo dico in mia lingua, tanto che arriva la chiamata iniziamo. Va bene. जी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई जितने देख रहे हैं, जो इटली में रह रहे हैं, उनके लिए हम ये स्पेशल एक लाइव विद एडवोकेट के साथ जो है प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं। आज एक दुख भरी खबर के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज करूंगा। आपके लिए ये एक निहायत ही अफसोसनाक खबर होगी, जो कि इस वक्त इस खबर के जरिए मैं एक मकाम फिक्र दूंगा जनाब एम्बेसडर रोम, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी में इस वक्त मुंसलिक हैं। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचे, जोहर सलीम साहब, मिलान कौंसलेट में सीजी चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान में ओवरसीज मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब, और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तरफ, इन लोगों को मैं एक मकाम फिक्र देने जा रहा हूं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी बुजुर्ग वालिद की आंख का तारा, किसी माँ का लाडला, और किसी बच्चियों का बाप, और किसी दुल्हन का जो कि उसका शहजादा आज इस वक्त लिवोर्नो में हॉस्पिटल में वफात पा चुका है, और उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। और उसकी वजह क्या है? आज से 1.5 साल पहले मोहम्मद सयाब का नुलाउस्ता निकला फैमिली का, वो लेके पाकिस्तान गया। पाकिस्तान वो दर बदर धक्के खाता रहा, और जब उसको किसी भी जगह कोई सुनवाई ना हुई, उसको फैमिली नुलाउस्ता जमा करवाने के लिए अपॉइंटमेंट्स ना मिली, तो उसने 2 हफ्ते पहले फेडेक्स के सामने अपना नुलाउस्ता फाड़ा, और फाड़ कर वो इटली वापस आ गया। 1 हफ्ते बाद वो जो है इसी कश्मकश में, इसी सोच में, अपने बच्चों को, फैमिली को देख के डिप्रेशन के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ उसके दिमाग की शरेयान फटी, और वो वफात पा गया है। मोहम्मद सयाब इस वक्त पिज़ा के हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी है। और मकाम फिक्र मैं लोगों को दूंगा, हमसे
मुझसे पाकिस्तान इटालियन नेशनल कमेटी से जो हमारे हिस्से का दिया था, जो हमारे हिस्से की मशल थी, हम 1.5 साल से जला रहे हैं। हम अपने हिस्से का हक अदा कर रहे हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जहां तक अभी मुझे कमी नजर आ रही है वो है इस वक्त मिलान काउंसलेट से सीजी मंजूर साहिब और एम्बेसडर रोम जनाब जौहर सलीम साहब, क्या ये अपने डिप्लोमेटिक इख्तियार जो है वो बरतेंगे? क्या ये पाकिस्तान में ये मैसेज भेजेंगे कि पाकिस्तान का बेटा फैमिली की अपॉइंटमेंट्स ना मिलने की वजह से उसका दुख झेलते हुए, फैमिली की परेशानियां सोचते हुए आज हॉस्पिटल में पड़ा है? मकामे फिक्र दूंगा मैं, और मैं अगर दरखास्त भी करूंगा, जो ही मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ लाइव कॉल पे आते हैं तो मैं आपसे उनकी जबानी जो है वो भी बताऊं। तो एडवोकेट साहब से हम लीगल एडवाइस लेंगे उन लोगों के लिए जो पिछले 1.5-2 साल से धक्के खा रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स फैमिली वीजा के लिए नहीं मिलती, अटेस्टेशन पेपर्स के लिए नहीं मिलती, उन्हें क्या करना चाहिए? इटली में रहते हुए इटालियन कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद सयाब के लिए मगफरत की दुआ भी करें। और ये वो बात है जो इंतहाई दुख ज़दा और अफसोस ज़दा है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, और हम अपने हिस्से की आवाज उठा रहे हैं। जो बंदा कहे कि इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी ने क्या किया है, तो वो पिछले पेज पर पाकिस्तानी इटालियन नेशनल कमेटी पर पेज पर उठा के देख ले कि उन्होंने अब तक कितनी कोशिश की है। और हमारे साथ अभी हमारे साथ सामने कॉमेंट्स में बाजी सादिया खालिद साहब आ रही हैं, उन्होंने भी साथ दिया है, हमारी बहनों ने भी साथ दिया है, औरतों ने भी साथ दिया है। इस परेशानी को हल करने के लिए काफी हद तक हम बहुत सारी जगह पे जो है इसको हल करवाने में कामयाब भी हुए, लेकिन अभी तक बहुत सारा मसला वही जूं का तू है अपॉइंटमेंट्स का। तो इसी वजह से आज वो नौजवान वफात पा चुका है। Avvocato, scusami, fatto in mia lingua un po' condoglianze per ragazzo che è morto. Praticamente è successo questo ragazzo che è morto per aspettando la sua nulla osta, che ha fatto ricongiungimento familiare, andava avanti e dietro più di un anno e non ha avuto appuntamento, e è tornato in Italia, ha bruciato sua nulla osta avanti ambasciata italiana, avanti FedEx, è tornato in Italia e dopo 5 giorni, pensando tutto questo, ha alzato sua pressione, è morto e adesso è suo cadavere in ospedale di Pisa. Lo chiedo gentilmente, nel questo caso in cui ambasciata non rilascia la nulla osta, il ricongiungimento familiare, quali sono gli strumenti giudiziari da usare in caso di ritardo? Grazie, avvocato. Allora, innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia di questa povera persona che, come centinaia e centinaia di persone, hanno continue problematiche con l'ambasciata d'Italia in Pakistan ai fini del ritiro del nulla osta. Il problema è questo: bisogna ricordare che in Italia ci sono decine di sentenze dei tribunali che condannano il Ministero degli Esteri nel caso di ritardi ai rilasci dei nulla osta. Decine, parliamo di decine e decine di sentenze. Quindi io quello che voglio dire a queste persone e soprattutto a coloro che fanno le richieste di ricongiungimento familiare, di non rimanere in balia delle ambasciate, di non rimanere nell'oblio di quello che è sostanzialmente lo strapotere di queste rappresentanze, che diciamo la condizione ultimamente si è ulteriormente aggravata anche per la questione del coronavirus. Quindi io vorrei invitare tutte, eventualmente, le persone che hanno portato e sono convinte dei documenti portati presso le agenzie, perché chiaramente parliamo di agenzie prima ancora di portare poi tutta la documentazione all'ambasciata, di fare i ricorsi presso i tribunali italiani nel momento in cui sono passati 6 mesi dalla richiesta di visto per ricongiungimento familiare. Fate i ricorsi, perché facendo i ricorsi a questo punto l'ambasciata dovrà necessariamente prendere atto del fatto che vi siano delle problematiche che dovrebbero essere necessariamente risolte, perché altrimenti
rimanete e continuerete a rimanere in balia dello strapotere delle ambasciate. Gli strumenti giuridici ci sono, la legge dice che dal momento in cui io chiedo il ricongiungimento familiare non devono passare più di 6 mesi. Trascorso questo tempo dovete necessariamente procedere ad un ricorso presso i tribunali. प्रेसो इन ट्रिब्यूनल जी ओके एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि अगर इसी तरह आप इंतजार करते रहेंगे, इसी तरह आप इटालियन एम्बेसी की तरफ देखते रहेंगे, वहां पे फेडेक्स के सामने धक्के खाते रहेंगे, साल साल इंतजार करते रहेंगे, तो आप जो आपका लीगल राइट है, जो आपका कानून इटली का ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी फैमिली का वीजा मिलना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए, वो नहीं होंगे। आपको चाहिए आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे किसी भी इमिग्रेशन वकील के जरिए, किसी भी पत्रोनातों के जरिए वहां की ट्रिब्यूनल अदालत में जाएं, वहां पर केस करें, इटालियन एम्बेसी के काउंटर केस करें, ये आपका लीगल राइट है। वहां पे केस करें कि आपके नुला उस्ता को निकले हुए इतना टाइम हो गया है और आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। अभी हमारे साथ कॉल पे मोहम्मद अयूब साहब हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो अपनी जबानी जरा आप तक जो है वो मालूमात जितनी ये वाकया हुआ है वो जरा अपनी जबानी बता दें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अयूब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अयूब साहब, सब तो पहले तो बहुत ज्यादा अफसोस है ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? देखो जी अल्लाह ताला की रजा इस तरह से होना है, इस तरह, लेकिन इंसान देखो असि लोग बाहर आए दूसरे मुल्क रिज़्क़ हलाल दी तलाश च ते काफी ज्यादा मुश्किलात ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ 2011 ਤੋਂ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਓਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 38 ਈਅਰ ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜੀ 37 या 38 जी। कोशिश करें मोहम्मद अयूब भाई मुख्तसर जरा नाजरीन तक पहुंचा दें। मुख्तसर ही दसना, इन्होंने 2019 ਚ नुला उस्ता अप्लाई किया अपनी मिसिस का, ठीक है। वो जरा 2020 ਚ निकल आया ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ नुला उस्ता ਲੈ ਕੇ। ठीक है। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫੈਡੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਡੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ नुला उस्ता ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। नुला उस्ता फाड़ देता फेडेक्स ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ठीक है। ਅਲੀ ਸਯਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਯਾਬ ਖਾਨ, ਅਲੀ ਸਯਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਵੀ फाड़ के तो कहता ये लो मैं नहीं अपनी बीवी को ले जाता, तुम रखो अपना नुला उस्ता। ते वापस आया, ये 2 हफ्ते पहले इथे वापस इटली च आ गया जी। हले उन्हें ड्यूटी ज्वाइन नहीं सी की, 3-4 दिन तो वलतेरा दोस्तों के नाल ही सी घर, ते टेंशन काफी ज्यादा सी उन्होंने, ते ਉਹਦਾ बीपी एकदम शूट किया तेज, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 118 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਲੈ ਗਏ ਵਲਤੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੀਸਾ ਚੀਜ਼ਾਨੇਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5% ਚਾਂਸ ਆ ਬਚਣ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। मोहम्मद अयूब भाई मुख्तसर कोई पैगाम देना चाहोगे एंबेसीडर रोमा जोहर सलीम साहब ਨੂੰ, सीजी मंजूर साहब ਨੂੰ, जुल्फी बुखारी साहब ਨੂੰ, वजीर आजम इमरान खान साहब ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮਈਤ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ नुला उस्ता फाड़ के वापस आ गया और ये टेंशन लेके वो वफात पा चुके, की पैगाम देना चाहोगे मुख्तसर? मैं
देखो ये गवर्नमेंट दे जितने रिस्पांसिबल पर्सनस ने, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭੇਜਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਫਿਰ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਬਣਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤਦਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਯੂਬ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਚ जुमे तक कहते हैं शायद जी। ठीक है अयूब भाई, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। चलो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। नाजरीन, ये अयूब भाई हैं लिवोर्नो से जो इस सयाब के साथ रह रहे थे और इनकी आंखों के सामने ये सारा वाकया हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज ये भी ऐड करना मुनासिब समझूंगा कि जिंदा हो इंसान तो उसकी कोई कदर नहीं करता, मर जाए तो जनाजे में बहुत ज्यादा लाखों के हिसाब से लोग शामिल होते हैं। ये मेरी आवाज थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ही PIA बंद होने के बाद एम्बेसियों के सामने आवाज उठाई थी कि जो भाई हकदार हो, जिसके पास इतनी तौफीक ना हो, उसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये उसके अखराजात बर्दाश्त करे। तो मैं इस पर जो है सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये हामी भरी उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने की, और बहुत सारी भी उन्होंने भेजी, मंजूर साहब ने, CG साहब ने भी और दूसरे भी। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आता है कि जब वो जिंदा था, जब उसको दुख और तकलीफ थी, जब वो अपनी फैमिली के लिए रो रहा था, जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, क्या उसका दुख सुना गया? क्या उसके लिए, उस जैसे और सैकड़ों लोगों के लिए मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, काले मौजूद हैं, क्या उनकी काले और उनके सबूत जो लोग रो रहे हैं, जो खुदकशियां करने पर मजबूर हैं, जो 16-17 लाख लगा चुके हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, क्या उनका हल होगा कोई? जोहर सलीम साहब, CG चौधरी, मंजूर साहब, ये पाकिस्तानी बेटे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम है, आप क्या डिप्लोमेटिक इख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर सकते? आपके पास कोई इख्तियार नहीं है इटालियन एम्बेसी से राब्ता करने का? आपकी ये अवाम है जो अपना मुल्क छोड़कर इटली में आई है और यहां से पैसे कमाकर कोरोना में भी अपने ट्विटर पर आप बड़ी खुशी से लिख रहे होते हैं कि इटली से बहुत ज्यादा इस दफा रिमिटेंस गया है। तो यही वो लोग हैं जो रो रहे हैं और जो आज अस्पतालों में पड़े हैं और जिनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और जिनकी ये जिंदगियां, कीमती जिंदगियां अपनी परेशानियों की वजह से खो रहे हैं। आप भी कुछ आवाज उठाएं, हमने उठाई है, हम सबूत देंगे, हमने जहां जहां पर आवाज उठाई है, लेकिन आपकी तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए। आज तक हमें नहीं पता चला कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपने डिप्लोमेटिक इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किए हैं। आप ये पूछे, ये ना पूछे कि कौन क्या कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, जितना किसी से हो सकता है वो कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये भी जरा पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताएं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली में रहती है उसके मसाइल को कैसे हल करेंगे। Scusami tantissimo avvocato, stavo dicendo, lo dico subito quello che ha detto lei, poi torno da lei ancora। एडवोकेट साहब ने कहा है कि वक्त ना जाया करें, अपनी करीबी अदालत में जाएं, वहां पर केस करें, आपका हक है, 6 महीने के अंदर आपको फैमिली वीजा मिलना चाहिए।
तो इसके लिए आपको कोई भी वकील इमिग्रेशन का जो है वो उसको अपना केस दें और कहें कि ये इटालियन अपॉइंटमेंट्स हमें नहीं दे रही है वैसी, मिनिस्टेरो इंटरनो को वो लिखेगा, यहाँ के इदारों को लिखेगा, आपका केस वहां पे जाएगा। जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स इटालियन एम्बेसी के खिलाफ होंगी उतनी ज्यादा जो है वो आप उतनी ज्यादा जल्दी आपकी आवाज सुनी जाएगी। Sì, avvocato, stavo dicendo questo, che devono fare la ricorso subito a chi trovano avvocato vicino per immigrazione, a tribunale, e l'avvocato che lo scrive Ministero dell'Interno, e loro hanno diritto da entro 6 mesi avere suo Ministero degli Esteri, Ministero dell'Esteri, Ministero dell'Esteri जो है उसको वो वकील लिखेगा और इसी तरह आपका जो हक है वो लेने की कोशिश करेगा। Inoltre di questo, avvocato, cosa possono fare? Inoltre che uno che fa ricorso, avvocato, essere una comunità pakistana, essere 200.000 persone, tante associazioni, NGOs, fondazioni, cosa possono fare? Con me ha fatto qualcosa già italo-pakistano, però inoltre di questo, se qualcuno vuole lavorare su questo argomento, cosa possono fare? Come legge, cosa dice? Il discorso è questo: secondo me le associazioni, ma in questo caso non dico soltanto quelle pakistane, perché la stessa problematica sussiste anche nell'ambasciata di Dhaka in Bangladesh, ad esempio, così come in India. Perché il problema è questo: le associazioni dovrebbero farsi carico sostanzialmente di scrivere congiuntamente una lettera al Ministero degli Esteri in Italia, rappresentando tutte quelle che sono le criticità che si stanno verificando all'interno di queste ambasciate. Perché il problema è che il ricongiungimento e l'unione familiare in Italia è un diritto costituzionalmente garantito. Cioè qui non stiamo parlando di diritti soggettivi ordinari, qui stiamo parlando di un diritto costituzionalmente garantito, cioè ogni famiglia ha il sacrosanto diritto di ricongiungersi con i propri familiari. E lo stabilisce la Costituzione italiana, non è che lo diciamo o ce lo siamo inventati noi. Così come la Convenzione per i diritti dell'infanzia, che prevede necessariamente che un figlio debba necessariamente crescere con la madre e con il padre. Le associazioni devono farsi carico, diciamo così, di alzare la voce e i toni presso il Ministero, denunciando le criticità, denunciando gli abusi che ci sono, perché anche questo, Malik, che succede all'interno delle ambasciate alcune volte, anche in considerazione del fatto che loro ritengono tante volte che, diciamo, determinata documentazione risulta essere incompleta, no? Quante volte è capitato che le ambasciate, diciamo così, per giustificare i ritardi abbia in un certo qual modo dichiarato la mancanza di alcuna documentazione o di alcuni documenti per concludere la pratica. Quindi ecco perché dico che sostanzialmente le associazioni devono farsi necessariamente carico di questa condizione, che oramai è diventata una condizione disumana, e denunciare presso le autorità e i ministeri preposti. जी एडवोकेट साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई काम करना चाहता है, कोई एसोसिएशन, कोई एनजीओस अगर इस मामले पर काम करना चाहते हैं तो उनके पास ये लीगल राइट है, उनके पास एक रास्ता मौजूद है कि वो जो ये वीजों के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए परेशानी करते हैं, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, इंडिया में भी यही हो रहा है। तो इस हवाले से जो भी आवाज उठाना चाहे वो मिनिस्टेरो एस्त्री जो है, जिसे वजारत खारजा भी कहते हैं, उसके जो मिनिस्टर हैं और जो इदारा है उनको भी लिखें, और एक कमेटी के साथ, एक एनजीओ के प्लेटफॉर्म से, एक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वो दनुचा भी कर सकते हैं कि ये इंसानियत की तजलील हो रही है, ये इंसानियत के साथ ज्यादती हो रही है। हर बच्चे को, हर बेटी को, हर बेटे को अपने माँ बाप के साथ रहने का, उसके साथ जिंदगी गुजारने का इटालियन लॉ जो है वो राइट देता है। हर माँ बाप, बहन, भाई, बेटा एक दूसरे के साथ इटालियन लॉ उनको राइट, हक देता है कि वो मिलकर रह सकते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई भी आवाज उठाना चाहे तो उनके लिए रास्ता मौजूद है, और ये अगर जितनी ज्यादा आवाज उठाएंगे, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म से आप आवाज उठाएंगे तो ये मामला जल्दी हल होगा।
बहुत सारा टाइम हमारा इस दुख भरे जो वाक्य आपसे शेयर किया इस पे हमारा जो है गुजर चुका है। हम कोशिश करते हैं आपके चंद आगे सवालात जो आ रहे हैं वो जानने के लिए, तो देखते हैं जो आपके ज्यादातर सवालात आते हैं वो एडवोकेट साहब से शेयर करते हैं और आपके जो भी इस वक्त मुश्तरका मसाइल है उनकी तरफ आते हैं। Tanto stesso un ragazzo scrive che vede che da un anno mezzo sta aspettando la nulla osta, ha mandato in paese e non ha avuto ancora appuntamento. Stessa cosa. Devono, l'ho detto Malik, devono fare ricorsi al tribunale. Fate i ricorsi ai tribunali, perché nel momento in cui si vanno a notificare i ricorsi, a quel punto il Ministero ha tutto l'interesse a rispondere a quelle domande e onde evitare, come già ho detto prima, addirittura i risarcimenti dei danni. Il Ministero tante volte è stato condannato anche a risarcire i danni. जी एडवोकेट साहब ये भी कह रहे हैं कि ये आपका हक है, जब आप दनुचा करेंगे, रिकोर्सो करेंगे, तो वो जितना आपका नुकसान होता है, जो ज्यादा टाइम आपसे आपके साथ इन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं दी, वो उसका भी अजाला करने के जिम्मेदार हैं। जो कानून कहता है कि कानून के जरिए इनको 6 महीने के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वीजा मिलना चाहिए था और अपॉइंटमेंट्स लीगलाइजेशन की होनी चाहिए थी। तो चलें जनाब, शुक्रिया शदाद वड़ैच साहब, और आपके सवालात आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आपके ज्यादातर। मुबशर अली आसिम साहब शुक्रिया आपका। साजिद गोंदल साहब, बारी से आ रही है लोगों की अपॉइंटमेंट काफी, भाई आप हौसला रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द। इस गवर्नमेंट का कहना है कि वो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये टोटली पेपर देंगे। 1 साल का पहले उन्होंने स्टेफानो साहब ने वादा किया था। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। Macerata se chiede un ragazzo che da Macerata non è qualche problema senso quello di relativo CUD 20.000 27.000, ragazzo Ghulam Abbas, ma voleva sapere come stanno andando le cose in Macerata ancora. Allora, Macerata diciamo che non è che fa eccezione rispetto a quello che è nel resto d'Italia. Ultimamente allora, sono state assunte delle persone interinali, quindi con un contratto a termine, per cercare di accelerare un po' queste pratiche. Tanto è vero che in questo momento non stanno arrivando nemmeno più le lettere dove richiedono tutta la documentazione, ma addirittura lo chiedono, diciamo, informalmente attraverso email o attraverso telefonate, senza attendere, diciamo così, la fatidica lettera per l'integrazione documentale. Le cose sembrano che piano piano stanno cominciando a muoversi, ma le criticità rimangono sulle grandi città. Roma fino ad oggi ha rilasciato solo 4 permessi di soggiorno per la sanatoria. Ma è uguale in Milano, solo 413 a 27.000 più o meno. Ma infatti le statistiche dicono che se continua in questo modo ci vorranno non si sa quanti anni per poter risolvere questo problema, ma io ritengo che comunque il governo debba necessariamente poi mettere mano a questa situazione per cercare di risolvere, insomma, perché altrimenti rischiamo, capito, di fare veramente un buco nell'acqua. Prendiamo un'altra domanda molto importante, lo introduco prima। अजीज भाई ने मचराता के बारे में, अनकोना के बारे में पूछा था। वकील साहब कह रहे हैं कि काफी उसमें बेहतरी आ रही है, फिलहाल इस तरह का कोई ऑप्शन केस नहीं है कि वो 20 और 27 का मसला बनाए, और उसके बाद ये है कि उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा इसको बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह लॉकडाउन खुल रहा है तो आपके जो केसेस हैं, जो आपके इमिग्रेशन जमा हुई है, वो भी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हल करेगी। शहजादा वड़ैच साहब, ये भी एक बहुत दफा इन्होंने एक सवाल कॉपी पेस्ट किया है और ये लेते हैं, इनका सवाल इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इमिग्रेशन जमा करवाई थी और इनका मालिक जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। इनकी 15 जून को शायद अपॉइंटमेंट आ गई है और 1 जून को 15 को प्लीज इन्फॉर्म कर दें। परेशान है कि वो उन्हें क्या करना चाहिए। जो मुझे समझ लगी है कि मेरी 15 को अपॉइंटमेंट है और मैं पहले 1 जून को थी, लेकिन अब 15 को दोबारा शायद उसे मिली है, तो उसका मालिक जवाब ही नहीं दे रहा। तो इस सूरत में जो एक वर्कर है उसे क्या करना चाहिए। L'avvocato ragazzo chiede che Vड़aic Shahzada che lui ha fatto la richiesta di sanatoria, il suo datore di lavoro non risponde più, magari ha chiuso telefono, non si trova dove era. Lui appuntamento 15 di questo mese,
aveva anche già appuntamento 1 giugno, poi hanno spostato per 15 giugno. In questi casi anche altri relativi dove datori di lavoro non rispondono o non vogliono venire con lavoratore in prefettura, il lavoratore non ha nessuna colpa, cosa deve fare il lavoratore? Devono andare all'appuntamento solo il lavoratore, e dare sostanzialmente contezza del fatto che si sono presentati loro alla prefettura, farsi dare, diciamo così, un timbro, una qualche prova che comunque loro in prefettura ci sono andati. Di conseguenza poi la prefettura provvederà alle determine del caso, e diciamo che in questa situazione, nel disinteresse del datore di lavoro, resta il fatto che comunque al lavoratore, nel caso in cui, attenzione, ci siano tutti i presupposti, reddito, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che abbiamo già detto, dovrà comunque essere rilasciato un permesso, quantomeno per attesa occupazione. ओके जी, एडवोकेट साहब कह रहे हैं शहजादा वड़ाई साहब के आप अपनी अपॉइंटमेंट में जाएं, हर कोई जो भी सुन रहा है, जिसका ये मसला आएगा, जो बाद में सुनेगा, जिसका मालिक जवाब नहीं दे रहा, जो साथ नहीं जा रहा, वो अपॉइंटमेंट पे लाजमी जाए और उनसे अपने आप को प्रेजेंट करे, उनसे कोई तिम्बरो, कोई मोहर लगवा कर, कोई उनसे प्रूफ लेके वो अपनी अपॉइंटमेंट पे गया था। प्रूफ लेने के बगैर आप प्रेफेक्टूरा से ना आए। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट पे अपने डॉक्यूमेंट हर चीज पेश कर देंगे, वो आप अपनी अपॉइंटमेंट भुगत लेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे, तो उसके बाद एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि प्रेफेक्टूरा की जिम्मेदारी है कि वो आपके मालिक को, काम का जो मालिक है उसको वो तलाश करे, उसकी सारा बैकग्राउंड चेक करे, सूरत हाल देखे, और उसके बाद प्रेफेक्टूरा फैसला करेगा कि आपका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये आपके मालिक की वजह से वो पेश नहीं हुआ अपॉइंटमेंट पे, या उसने फ्रॉड किया है, या उसने डॉक्यूमेंट जाली लगाए थे, या धोखा किया था उसने, तो वो मालिक को देखेगा और उसके बाद आपको दोबारा कॉल करेगा prefettura. Avvocato, stessa cosa successo con 10 ragazzi intorno di Venezia, provincia Venezia, con loro datore di lavoro hanno arrestato perché aveva dei problemi, e adesso i ragazzi sono abbandonati in campo rifugi che non avevano anche posto da dormire e stanno aspettando loro appuntamenti sanatori. Stessa cosa anche devono fare loro? Il problema in questo caso, bisogna capire la posizione di queste 10 persone, perché io presumo che in questo caso siano state fatte cumulativamente più domande, ma credo che non vi siano poi sostanzialmente redditi sufficienti per poter assumere tutte queste persone, perché l'assunzione di 10 persone si presuppone che la ditta o la società diciamo che ha assunto queste persone abbia un reddito abbastanza elevato. Cioè parliamo di 30.000 euro per ogni persona, più o meno, e che quindi si tratterebbe di un reddito poi di 300.000 euro, il che mi pare un po' una questione abbastanza complicata. Però in questo caso un ladro che ha fatto questa cosa qua, che colpa hanno i ragazzi che non lo sapevano niente? Il problema chiaramente è sempre questo, cioè la problematica della sanatoria, di questa sanatoria, e soprattutto perché nel 2012 ad esempio si era previsto che nel caso in cui la domanda veniva rigettata per cause relative al datore di lavoro veniva rilasciato un permesso al lavoratore. In questa situazione, nella fattispecie di questa sanatoria, invece non c'è traccia di questa possibilità, nel senso che la prefettura e la questura provvedono, diciamo così, a verificare la sussistenza dei presupposti, indipendentemente da quello che è successo, indipendentemente dalle domande che sono state fatte e indipendentemente, diciamo così, dall'impossibilità poi dei lavoratori di dimostrare che loro erano all'oscuro di tutto quello che stava facendo il lavoratore. Però in questo caso, e io diciamo così, è un'idea che adesso io sto dicendo a voi, è verificare se però ci sono le condizioni o, diciamo così, i presupposti per denunciare una sorta di caporalato, no? All'interno di questi campi. Perché nel momento in cui io vado a dire all'ispettorato territoriale, vado a denunciare all'ispettorato territoriale del lavoro che io in attesa di questa sanatoria ho lavorato 12 ore, 13 ore
nei terreni di questa persona o di questo datore di lavoro e vado a denunciare uno sfruttamento, allora a quel punto, diciamo così, si apre una strada per un altro tipo di situazione che potrebbe essere comunque interessante, un approfondimento che poi va fatto, diciamo così, non contestualmente alla domanda di sanatoria, ma in parallelo alla domanda di sanatoria, per cercare, diciamo così, poi la questura, tramite la questura, di ottenere comunque un qualche tipo di beneficio nei confronti del lavoratore. ओके शहजाद वड़ैच साहब, आपको बता दिया एडवोकेट साहब ने आपने क्या करना है। आप बार बार लिखने की बजाय दूसरे भाइयों को मौका दें। अगर आपको उन्होंने कहा है कि आप लेकर आए तो उसका हल अभी सुन लें इस जवाब में जो एडवोकेट साहब ने कहा। मैं अभी बताने लगा हूं, बार बार लिखने का फायदा नहीं है, दूसरों को मौका दें। अच्छा जी, इस सवाल के जवाब में एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि अगर इस सूरत में आपके साथ ज्यादती होती है, आपका मालिक भाग गया है, वो आपका फोन नहीं अटेंड कर रहा, तो इस सूरत में आपने दनूचा करना है, जाके मालिक पे आपने जो है कापोरोलातो का एक, यानी एक यहाँ पे कानून है इटली में, काम जो मालिक जाली काम देते हैं या जिनके पास काम नहीं होता या उनके पास रेडी तो नहीं होता, तो वो बंदों के ज्यादा बंदों के दुमांदे करते हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि इजरायत वाला एक बंदे के लिए 30,000 था। ऐसे लोग भी हैं माजरत जिन्होंने 30 बंदों के कागज जमा करवाए। इस सूरत में आप जाके दनूचा करवाएंगे मालिक पे, और वो वहां पे आपको, अगर आपका मालिक जवाब नहीं दे रहा और आपके साथ अपॉइंटमेंट में नहीं जा रहा, तो कम से कम आप सुरखरू हो, आप जो है, आप पर कल को कोई ऑब्जेक्शन न लगे, आपको जो उनको बताएं कि हमें ये सही कॉन्फिडेंस था, हमें ये पता था, हमें जो महसूस हो रहा था कि ये मालिक सही है, इसने कहा है मैं काम दूंगा, मैं आपको काम पे रखूंगा, इसने हमारे कागज जमा कराए, इसने हमें शो किया था कि इसके पास खुद भी है, इसके पास कार्ता सजोर्नो भी है, लेकिन अब ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो इस सूरत में आप उस पर पर्चा करवा सकते हैं और वो पर्चा साथ आप प्रेफेक्टूरा लेके जाएं। अगर इसी हवाले से हम पूछते हैं कि अगर इस सूरत में क्या वर्कर को नया मालिक ढूंढना चाहिए, क्या उसको नया मालिक जो तलाश करना चाहिए किसी जगह पे, अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ है? Avvocato, possono in questi casi sempre possono trovare un nuovo subentro, un nuovo datore di lavoro, o vogliono fare solo denuncia e portano in appuntamento da soli senza datore di lavoro? Allora, guardate, per la questione dei subentri, io avevo già trattato la questione l'altra volta. Bisogna fare molta attenzione allo strumento dei subentri, proprio in considerazione del fatto che il subentro diventa valido solo ed esclusivamente nel momento in cui in capo al primo datore di lavoro ci sono tutti i presupposti previsti per legge ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro. Quindi attenzione a dire facciamo il subentro per cercare di risolvere la problematica. Il subentro è una possibilità che è stata data soprattutto nei confronti di quei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro, ovvero hanno avuto problemi con il datore di lavoro, in caso ad esempio, faccio l'ipotesi anche del disinteressamento proprio del datore di lavoro, oppure nel caso in cui di morte del datore di lavoro. Però è chiaro che non si può pretendere, diciamo così, di risolvere una problematica di questo tipo con un subentro, anche in considerazione del fatto che io ho avuto un colloquio proprio pochi giorni fa con la prefettura e con l'ispettorato del lavoro, i quali mi hanno confermato necessariamente che anche nel caso di subentro deve necessariamente essere verificata la sussistenza dei presupposti in capo al primo datore di lavoro. Ecco. ओके, एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि इस सूरत में कानून ये कहता है कि अगर मालिक आपका मर गया है, उस सूरत में अगर आपका मालिक वाकई उसके पास काम नहीं है और वो जाके लिख के देता है कि मैं इसको छेसाते करता हूँ, लिचेंजियारे करता हूँ, मेरे पास काम नहीं है, उस सूरत में आप नया मालिक ढूंढ सकते हैं। और अगर मालिक के पास काम नहीं है आगे, या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है जो कि दई तरमीना तो था 3 महीने या 6 महीने का था, तो वो उस सूरत में आप नया जो है मालिक ढूंढकर उसका कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा सकते हैं। वो बता रहे हैं कि मेरी पर्सनली फिजिकल मीटिंग हुई है प्रेफेक्टूरा में भी और इस्पेक्टोरातो लावोरो जो है महकमा, उसमें भी उन्होंने भी मुझे ये कन्फर्म किया है कि वो इस सूरत में जिस पहले बंदे ने केस जमा करवाया था उसका सारा पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसका सब कुछ देखेंगे कि वाकई केस ओरिजिनल था, इसमें कहीं पे कोई शक तो नहीं था, कोई उसमें कोई जाली तो काम नहीं था। उस सूरत में वो देखेंगे कि वाकई उसके पास पहले काम था, इस दफा काम नहीं है, तो अगर वो काम नहीं आगे दे रहा तो उस सूरत में उसका सारा कंट्रोल होगा। इस सूरत में आप
जो है नया मालिक ढूंढकर उसका कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी वकील साहब ने बताया था, अभी भी हम दोबारा आपको याद करवा दें कि जो कन्वर्सेशन जो ईमेल या जो भी कम्युनिकेशन आएगी वो पहले मालिक को भी आएगी, याद रखें। हो सकता है वो दूसरे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाया उसको ना आए, लेकिन पहले को वो लाजमी आएगी, उससे भी आप राब्ते में रहेंगे। लेकिन जो पहले हमने सारा मामला बयान किया है, जिन लोगों के साथ धोखा या फ्रॉड हुआ, उस सूरत में जो उनका एडवोकेट का साहब का जवाब था वो मैंने आपको बता दिया है। एक आधा और आपका सवाल लेते हैं। आज हमने प्रोग्राम भी काफी लेट शुरू किया, लेकिन अभी 40 मिनट हो गए प्रोग्राम में। तो अहमद चौधरी साहब लिख रहे हैं इस वक्त के भाई कार्पी में अपॉइंटमेंट की हालत कैसी। ये अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं कार्पी में भी भाई, मिलान में भी इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, लोगों की ऑब्जेक्शन भी लग रही हैं। इस वक्त तक ब्रेशिया में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन 20,000 वाली लगी हैं, और उसके बारे में भी सवाल करते हैं वकील साहब से। लेकिन उससे पहले कोई देखते हैं कि अगर और आपका जरूरी सवाल कोई है भाई। अगर राणा राशिद साहब लिख रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तानी बंदे ने किसी इटली व जमा पेपर लावोरो इमिग्रेशन और इन दिनों बंदा भाग गए हों तो क्या पाकिस्तानी बंदे ने किसी इटली वाट पर जमा लवोरी हो। भाई आपके सवाल की बिल्कुल समझ लग रही, ये पता लग रहा है कि अगर भाग गया हो तो अगर दोनों में करवाए हो तो क्या करना चाहिए। या अगर दोबारा थोड़ा सा लिख दे चौहान साहब, इसको समझ नहीं लग रही। अवोकातो सादिया बाजी लिख रही है कि अवोकातो से मेरा सवाल है, पूछ लें कि मैंने कहां और किस पर denuncia करना है FedEx वालों पर। Una nostra sorella chiede, avvocato, che quello che è successo prima, come l'ho detto, abbiamo che non lo danno appuntamenti, è una catena che fa correzione. Io lo dico in parole chiare, c'è una catena in corriere, inizia da corriere, entra in ambasciata, che fanno correzione, prendono tanti soldi per appuntamenti. E la ragazza chiede, Sadia, cosa deve fare, dove deve andare a fare lei la denuncia, perché lei da più di un anno e mezzo non sta trovando appuntamento per legalizzare la sua certificato del nascita, certificato del... Allora, il problema in questo caso, quindi da quello che capisco, è che lei non ha accesso all'ambasciata per la legalizzazione dei documenti che servono per la cittadinanza. Perché c'è in mezzo un corriere, si chiama FedEx, e lei va a FedEx e loro non danno appuntamenti. Nel sito dell'ambasciata italiana mai aperto appuntamenti per pubblico, mai. Allora, il problema in questo caso è questo, cioè quello che va fatto. Non bisogna fare denunce in Pakistan, bisogna rivolgersi ad un giudice in Italia, rappresentando quella che è la situazione, rappresentando il fatto che questa documentazione è necessaria per ottenere, in questo caso credo sia per una richiesta di cittadinanza, immagino, sì, no? sì, ecco, e rappresentando appunto questo, cioè bisogna rivolgersi all'autorità giudiziaria in Italia, denunciare in Italia queste condizioni che si stanno verificando. Perché se tutti lo fanno, nel momento in cui arriva 1, 2, 3, 5, 15, 500, 200, allora chiaramente il Ministero prende contezza della problematica e comincia a mettere, diciamo così, un freno a tutta questa situazione che sta. Avvocato, abbiamo raccolto 970 email problemi relativi con appuntamento. Ci credo. Purtroppo questa è una problematica che secondo me andrebbe approfondita anche in un'altra diretta che eventualmente faremo, nella quale appunto vorrò poi rappresentare e elencare tutte quelle sentenze di condanna con risarcimento del danno in cui i giudici condannano il Ministero degli Esteri per queste situazioni. Va bene, avvocato. Ultima domanda, poi ti lasciamo, scusa per oggi ritardo già। एडवोकेट साहब ने बाजी ये कहा है कि आप इटली में मिनिस्ट्री अफारी जो है उस पर मैं अगले प्रोग्राम में मजीद कवानीन भी आपको बताऊंगा, और इस पर एक हम और भी प्रोग्राम करेंगे। उनकी गुजारिश यही है आप सब पाकिस्तानी भाइयों से जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, कि आप मिनिस्टेरो देल एस्ट्री पे अपने इटली में रहते हुए इटली में वकील के जरिए denuncia करें, रिकोर्सो करें, दरखास्त दें कि उनको ये मसला पेश आ रहा है, पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही और वहां पे ब्लैक में अपॉइंटमेंट्स बिक रही हैं।
इधर जितने ज्यादा मिनिस्टर ऑफ एस्ट्री पर रिकोर्सो करेंगे, 1 2 5 10 100, हमें 970 आपकी ईमेल मसूल हुई हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में 500 बंदा भी करता है, तो इस वजारत खारजा जो फौरन उठेगी, जागेगी, उसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का रियल मसला है, तो वो इटालियन एम्बेसी को फिर खींचेगी और उन्हें वो टाइम देगी कि इसके अंदर अंदर आप ये मामला हल करो। ये इसका बेहतरीन हल उन्होंने बताया है। इटली में रहते हुए आप इटालियन अदालत में ये रिकोर्सो करेंगे। अगले प्रोग्राम में वो कानून भी बताएंगे और तरीका भी बताएंगे कि कैसे आपने ये दरूचा करना है। आखिरी सवाल लेते हैं एडवोकेट साहब से, ब्रेशिया के वाले से, खुद वाला जो आप सबका आ रहा है अक्सर भाइयों का, और अगले प्रोग्राम में मजीद आपके सवालात लेंगे। आज सवालात कम रहे हैं, लेकिन आज एक अफसोसनाक वाकया जो आपसे शेयर किया वो भी इंतहाई जरूरी था, जो 1.5 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मसला बना हुआ है। Ultima domanda, avvocato. Mi chiamato ragazzo da Brescia, dice che il 90% la sanatoria di Brescia hanno rigettato per motivo di CUD, relativo CUD. Ogni rigetto articolo 10 bis scritto 27.000, 27.000, 27.000. In questo caso questi ragazzi che hanno avuto questi problemi cosa devono fare? Facciamo solo ricordare un'ultima cosa veloce e poi ci presentiamo in prossima diretta. Grazie. Il problema dei 10 bis è un problema annoso e sappiamo che Brescia è terribile su questo discorso, su questo argomento. Allora io quello che posso semplicemente, diciamo così, consigliare è di capire innanzitutto se ci sono i presupposti di cumulare un reddito con qualcuno che è convivente all'interno della stessa famiglia. Lo ricordiamo, prendere lo stato di famiglia del datore di lavoro, verificare se all'interno vi sia un amico, qualcuno che vive insieme al datore di lavoro. Basta compilare un foglio nel quale questa persona dice che è disponibile ad integrare il reddito del datore di lavoro, allegare un documento di identità, allegare il CUD e mandare e inviare tutto alla prefettura. Nel caso in cui chiaramente abbiamo situazioni in cui il datore di lavoro non ha conviventi a casa, allora è necessario capire se ha parenti, se ha fratelli che non vivono nello stesso stato di famiglia, che però possono concorrere a accumulare i redditi. In ultima istanza, qualora vi siano rigetti dovute alle problematiche inerenti il reddito insufficiente, è comunque necessario quantomeno provare a fare o ad impostare un ricorso per cercare di non far ricadere sul lavoratore responsabilità che in questo caso sono addebitabili al datore di lavoro. Questa è, diciamo, la prassi che necessariamente deve essere seguita. Bene, perfetto. एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि जिस तरह ब्रेशिया में इस वक्त सूरत हाल है, ज्यादा पूरे इटली में सबसे ज्यादा पता है एडवोकेट साहब को कि ब्रेशिया ये मसला बना रहा है। ब्रेशिया में रहने वालों के लिए जिनको आर्टिकल 10 बीस की ये प्रॉब्लम आई है, खुद की जो 27,000 मांग रहे हैं, सबसे पहला मशवरा एडवोकेट साहब उनको दे रहे हैं कि उनके मालिक को चाहिए कि वो अपने घर में किसी का रेजिडेंस घर में रिहाइश का जो एक है वो फार्म बनाए, स्टाटो दी फैमिलिया, और उसका खुद जो है वो साथ मिला के 27,000 करके दे दे। इस तरह उसका मसला हल हो जाएगा। अगर उसके घर में वो नहीं बना सकता, अगर उसका कोई भाई बहन, वालदा वालिद, बीवी, बेटा बेटी दूर भी रह रहे हैं, तो उनका बगैर स्टाटो दी फैमिलिया में रिहाइश शो किए हुए वो खुद साथ मिल सकता है। मिलाकर दो खुद वो फौरन ईमेल पैक कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। आखिरी हाल ये है कि जो लबोराटोरी है, जो वर्कर है, उसकी तरफ से केस कर दिया जाए, रिकोर्सो किया जाए कि उसका कोई कसूर नहीं है। अगर ये मालिक की वजह से, उसके खुद की वजह से आर्टिकल 10 बीस लगा है, तो वर्कर का क्या कसूर है, उसे इंसानी हमदर्दी की जो सजोर्नो है, परमेश्वर सजोर्नो, वो दी जाए। ये एडवोकेट साहब का कहना है। तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद आपके ज्यादातर सवालात भी लेंगे और मजीद इस पर जो इधर इटली में आप कैसे केस कर सकते हैं मिनिस्टेरो अफारी में, वो भी एडवोकेट साहब अगले प्रोग्राम में रहेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान और अपने मेहमान को इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले नए मालूमाती किसी नए प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। Grazie mille avvocato, hai dato il suo carissimo tempo. Grazie, buona serata. Allah Hafiz, arrivederci a tutti. Allah Hafiz.